दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। लेकिन अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत यूरोपियन रेनेसांस से होती है। यूरोपियन रेनेसांस को मिडीवल से मॉडर्न हिस्ट्री के बीच एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह देखा जा सकता है, जो मिडिल एज ऑफ मॉडर्न डे सिविलाइजेशन के बीच एक ब्रिज का काम करती है। रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ या पुनर्जागरण। मिडिल एजेस के बाद आया ये रेनेसांस पीरियड यूरोप में कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीबर्थ का दौर लेकर आया। और इस पीरियड में क्लासिकल फिलॉसफी, लिटरेचर एंड आर्ट की रीडिस्कवरी हुई। ह्यूमन हिस्ट्री के कई ग्रेट थिंकर्स, ऑथर्स, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स जैसे कि लियोनार्डो डा विंची, रेने डेकार्ट, मैकियावेली, निकोलस कॉपरनिकस, गैलीलियो एटसेट्रा ने इस मूवमेंट में अपना पूरा योगदान दिया। इसके अलावा ग्लोबल एक्सप्लोरेशन के दौरान यूरोपियंस न्यू लैंड्स और कल्चर से भी संपर्क में आए, जिसने एक न्यू सोसाइटी की नींव की भूमिका निभाई। अगर हम रेनेसांस की शुरुआत की बात करें तो ये इटली के कल्चरली रिच टाउन फ्लोरेंस से होती है, जहां के वेल्दी सिटीजन्स ने रेनेसांस को सपोर्ट किया। ऐसी ही एक फैमिली थी मिची फैमिली, जो 60 इयर्स से भी अधिक समय से फ्लोरेंस पर रूल कर रही थी, और इन्होंने रेनेसांस मूवमेंट को स्ट्रांगली सपोर्ट किया। इसके अलावा इटली के न्यूमरस ग्रेट राइटर्स, आर्टिस्ट्स, पॉलिटिशियंस और पोएट्स ने इस इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन में अपना योगदान दिया। आज के वर्ल्ड ऑर्डर को स्ट्रांगली होल्ड करने वाले सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी जैसे आइडियाज की नींव रेनेसांस पीरियड में ही रखी गई थी। रेनेसांस की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमें रेनेसांस से पहले के समय यानी कि काल को देखना होगा, जिसे हिस्टोरियंस डार्क एजेस का नाम देते हैं। डार्क एजेस वो दौर था जब यूरोप में चर्च और फिड्यूलिज्म का डोमिनेंस था, और ये पीरियड साइंटिफिक टेम्परामेंट से भी डिवॉइड थी। कई बार तो किंग से ज्यादा पावर चर्च के हेड पोप एंजॉय करते थे। और इन सब में सबसे बुरी कंडीशन अगर किसी की थी तो थी पीजेंट्स की, जो फ्यूडल लॉर्ड के लैंड पर काम किया करते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स के मेनोर में जो भी प्रोड्यूस किया जाता था वो लॉर्ड्स और इनहेबिटेंट्स के कंजम्पशन के काम आता, और ट्रेड का स्कोप ना के बराबर ही था। फ्यूडल सोसाइटी उस वक्त रिजिड क्लासेस में डिवाइडेड थी, जहां सोशल मोबिलिटी का कोई स्कोप नहीं था। मोनार्की तो थी, लेकिन किंग के पास रियल ऑथोरिटी नहीं थी, और पावरफुल लॉर्ड्स यानी फ्यूड्स को पब्लिक के वेलफेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेजॉरिटी लोग पीजेंट्स थे, और ज्यादातर प्रोड्यूस लॉर्ड्स के लग्जूरियस लिविंग में वेस्ट हो जाया करता था, जिस कारण इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन की कंडीशन थी। पीजेंट्स के पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि उनका सर्वाइवल लैंड से जुड़ा हुआ था, और कोई इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी। 2000 साल पुराने चाइनीज मैनुअल ऑफ स्टेट क्राफ्ट ताओ ते चाइना के अकॉर्डिंग, The ancients practiced the way which did not enlighten the people. They used it rather to stupefy them. The people are hard to rule when they have too much knowledge. Therefore, ruling a state through knowledge is to rock the state. Ruling a state through ignorance brings stability to the state. यूरोपियन कैथोलिक चर्चेस अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए सेम प्रिंसिपल यूज किया करते थे। यूरोप के रूलर्स के क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करते ही चर्च के हेड पोप वेस्टर्न वर्ल्ड के क्रिश्चियन वर्ल्ड के भी हेड बन गए थे। 6th सेंचुरी तक के कई इंस्टेंसेस में तो पोप की पावर किंग की पावर से भी ज्यादा होती थी। रोमन कैथोलिक चर्चेस और यहां तक कि लोगों को एम्पावर करने वाली मोनास्ट्रीज और मॉन्क्स भी करप्शन के जाल में फंस चुके थे। ये चर्चेस फिड्यूलिज्म जितनी ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी। रिमूवल, लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस और कई न्यूमरस रिचुअल्स के एक्सचेंज में पैसे चार्ज किए जाते थे। मिडिवल टाइम में चर्च ही एकमात्र एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, लेकिन वहां लैटिन लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती थी, जो एक एलीट लैंग्वेज थी। इसके अलावा लॉजिक, रीजन और साइंस के एजुकेशन को डिस्करेज किया जाता था, और सोसाइटी में विचेस, मैजिक, सुपरस्टिशियस का डोमिनेंस था। इसके अलावा गॉड और रिलीजन के अगेंस्ट बोलने वालों को हेरेसी के चार्जेस में जिंदा जलाकर पनिश किया जाता था। न्यूमरस साइंटिफिक थिंकर्स चर्च के इस बेरहम रूल की बलि चढ़ गए। कई लोगों को विच या ईवल स्पिरिट से पोजेस बोलकर भी पनिश किया जाता था। 7th सेंचुरी में क्रूसेड्स यानी होली वॉर के दौरान यूरोपियंस रिच अरब सिविलाइजेशन के और उनके लग्जरी गुड्स के कांटेक्ट में आए। इन लग्जरी गुड्स की डिमांड यूरोप के लॉर्ड्स में इंक्रीज होने लगी। इसके अलावा इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी मेथड्स के कारण इंक्रीज हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के कारण अब पीजेंट्स नॉन एग्रीकल्चर गुड्स के बायर बन रहे थे। इन बढ़ती डिमांड्स के कारण यूरोप का ईस्ट से ट्रेड इंक्रीज हुआ, और साथ ही क्राफ्ट्स और टाउन्स की भी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई। खासकर 11th सेंचुरी में टाउन्स,
ट्रेड एंड क्राफ्ट्स में एक रैपिड इमर्जेंस विटनेस की गई। इन टाउन्स में मर्चेंट्स सेटल होने लगे और ग्रेजुअली पीजेंट्स ने आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया। समय के साथ आर्टिसंस इंक्रीज होने लगे और टाउन सिटीज में डेवलप होने लगे। वेनिस और जिनोवा ऐसी ही दो सिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। इन टाउन्स के साथ सोसाइटी में न्यू सेक्शन भी इमर्ज हुआ था, और वो था मिडिल क्लास, जिनमें ज्यादातर मर्चेंट्स इंक्लूडेड थे। टाउन्स फ्यूडल के कंट्रोल से बाहर था। टाउन्स की अपनी गवर्नमेंट, मिलिट्री और कोर्ट्स डेवलप हुए, और यहां लोगों के पास फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन भी था। हाई प्रॉफिट के कारण इन मर्चेंट्स का इन्फ्लुएंस सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्फेयर में इंक्रीज होने लगा, और किंग और मर्चेंट्स के बीच एक नए पावर नेक्सस ने शेप लिया, जिसके बाद फ्यूडल सिस्टम का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और 14th और 17th सेंचुरी के बीच रेनेसांस और रिफॉर्मेशन के बाद फ्यूडल ऑर्डर पूरी तरह से एंड हो गया। यूरोप के दूसरे रीजन्स के कंपैरिजन में इटली ट्रेड में वर्चुअल मोनोपोली और मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी एंजॉय करता था। इसके अलावा इटली फ्यूडल्स के कंट्रोल से भी आजाद था। समय के साथ रेनेसांस का आइडिया इटली से यूरोप के बाकी रीजन्स में भी स्प्रेड हुआ। इस मूवमेंट की शुरुआत ओल्ड स्क्रिप्चर्स और एंशिएंट ग्रीस और रोम के लर्निंग से हुई थी, जो जल्द ही आर्ट, रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस एंड लिटरेचर के न्यू आइडियाज के मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके नतीजतन यूरोप के इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लाइफ में चर्च का इन्फ्लुएंस डिक्लाइन होने लगा। जहां चर्च आफ्टर डेथ के पीस बताया करता, रेनेसांस के थिंकर्स ने अर्थ पर हैप्पीनेस की बात से चर्च को स्ट्रांगली काउंटर किया। ह्यूमनिज्म, जो डिविनिटी के स्थान पर ह्यूमैनिटी पर फोकस करता था, रेनेसांस के कोर आइडिया के रूप में डेवलप हुआ, जिसके बाद इंटेलेक्चुअल क्लास का ध्यान थियोलॉजी के स्टडी से मैन और नेचर के स्टडी की तरफ शिफ्ट हुआ, और अदर वर्ल्डली मैटर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस अब लिविंग मैन और उसके जॉयज और सॉरोज को दी जाने लगी। ग्रेजुअली आर्ट एंड कल्चर की थीम भी मैन एंड नेचर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मदर मैरी और जीसस की डिपिक्शन रिलीजियस सिंबल्स की तरह कम और ह्यूमन बीइंग की तरह ज्यादा की जाने लगी। रेनेसांस पीरियड के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट्स की बात करें तो इसमें डा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल का नाम आता है, जिन्होंने अपने आर्टवर्क से लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम किया। यहां तक कि चर्चेज में आर्ट और पेंटिंग्स के सब्जेक्ट्स और थीम्स भी हेवन और हेल से ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट हो चुका था। ह्यूमनिज्म फेटलिज्म के अगेंस्ट था, और रेनेसांस का इम्पैक्ट हम वेस्ट के प्रेजेंट डे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में आज भी क्लियरली एविडेंट है, जहां एक इंडिविजुअल की लाइफ चेंजिंग कैपेसिटी को चेंज करना आज भी वहां के वैल्यू सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रेनेसांस के दौरान लिटरेचर में लैटिन के स्थान पर दूसरे यूरोपियन लैंग्वेजेस का यूज डोमिनेंट हो गया, जिससे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ नेशनल कॉन्शियसनेस भी डेवलप हुई। मैकियावेली द्वारा लिखा गया द प्रिंस इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। द प्रिंस में मैकियावेली ने स्टेट का एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें स्टेट को रिलीजन से सुपीरियर रखा गया और स्टेट को पॉलिटिकल मैटर्स में सुप्रीम ऑथोरिटी दी गई, और इसी के साथ पॉलिटिकल मैटर्स और रिलीजन के सेपरेशन पर भी जोर दिया गया। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी रेनेसांस से लिंक्ड है। 1450 में गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन से कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ, और रेनेसांस के आइडियाज और एजुकेशन यूरोप में क्विकली स्प्रेड होने लगे, लेकिन इलिटरेट और पुअर के बीच इसका इम्पैक्ट काफी लिमिटेड ही रहा। 17th सेंचुरी के अराउंड रेनेसांस एरा अपने एंड पर था, और इसके साथ ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन अपने राइज पर था, जो 18th सेंचुरी तक कंटिन्यूड रहा। इस दौर में कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट्स ने चर्च द्वारा दिए गए फिजिकल इवेंट्स के व्यूज को डिस्कार्ड किया और केवल उन्हीं फिनोमिना पर जोर दिया जिसे एक्सप्लेन करना पॉसिबल था और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू वेरीफाई करना पॉसिबल था। कोपरनिकस ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव किया कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, और हीलियोसेंट्रिक या सन सेंट्रिक थियोरी प्रपोज की, जिसमें चर्च के जियोसेंट्रिक या अर्थ सेंट्रिक आइडिया के अगेंस्ट यह आइडिया प्रपोज किया गया कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ना कि अर्थ इस यूनिवर्स का सेंटर है। कोपरनिकस के इस साइंटिफिक डिस्कवरी के बाद चर्च ने उनके ऊपर हेरेसी के चार्जेस लगाए और उन्हें सपोर्ट करने वाले ब्रूनो को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। कोपरनिकस के बाद 1554 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। टेलीस्कोप की हेल्प से उन्होंने हेवनली बॉडीज को स्टडी किया और कोपरनिकस के ऑब्जर्वेशन को कंफर्म करते हुए एस्टैब्लिश किया कि यूनिवर्स एक ओपन सिस्टम है। उस वक्त चर्च यूनिवर्स को एक क्लोज्ड सिस्टम की तरह देखता था, जो गॉड के मोशन द्वारा मेंटेन किया जाता था, और अर्थ उसका एक छोटा सा पार्ट है। चर्च के आइडिया के अगेंस्ट एक दूसरे आइडिया के कारण गैलीलियो के ऊपर हेरेसी के चार्जेस लगाए गए
और उन पर एस्ट्रोनॉमी पर फर्दर काम करने से रोक लगा दी गई। वहां जर्मनी में केपलर ने मैथमेटिक्स की हेल्प से ये प्रूव किया कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। न्यूटन ने केपलर के वर्क को कंटिन्यू करते हुए ये स्टैब्लिश किया कि सारे हेवनली बॉडीज लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी की फील्ड में भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे थे। वसेलियस द्वारा दिए गए ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और 1610 में हावे द्वारा एक्सप्लेन्ड ब्लड सर्कुलेशन ने मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट में क्रूशल रोल प्ले किया। इसके अलावा एस्ट्रोलैब और कंपास के इनोवेशंस और बेटर शिप्स के डेवलपमेंट से 15th सेंचुरी के एंड में न्यू लैंड्स की डिस्कवरी की जा रही थी। ग्रेजुअली आर्ट एंड कल्चर की थीम भी मैन एंड नेचर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो गई। फॉर एग्जाम्पल मदर मैरी और जीसस की डिपिक्शन रिलीजियस सिंबल्स की तरह कम और ह्यूमन बीइंग की तरह ज्यादा की जाने लगी। रेनेसांस पीरियड के प्रोमिनेंट आर्टिस्ट्स की बात करें तो इसमें डा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल का नाम आता है, जिन्होंने अपने आर्टवर्क से लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम किया। यहां तक कि चर्चेज में आर्ट और पेंटिंग्स के सब्जेक्ट्स और थीम्स भी हेवन और हेल से ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट हो चुका था। ह्यूमनिज्म फेटलिज्म के अगेंस्ट था और रेनेसांस का इम्पैक्ट हम वेस्ट के प्रेजेंट डे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में आज भी क्लियरली एविडेंट है, जहां एक इंडिविजुअल की लाइफ चेंजिंग कैपेसिटी को चेंज करना आज भी वहां के वैल्यू सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रेनेसांस के दौरान लिटरेचर में लैटिन के स्थान पर दूसरे यूरोपियन लैंग्वेजेस का यूज डोमिनेंट हो गया, जिससे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ नेशनल कॉन्शियसनेस भी डेवलप हुई। मैकियावेली द्वारा लिखा गया द प्रिंस इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। द प्रिंस में मैकियावेली ने स्टेट का एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें स्टेट को रिलीजन से सुपीरियर रखा गया और स्टेट को पॉलिटिकल मैटर्स में सुप्रीम ऑथोरिटी दी गई, और इसी के साथ पॉलिटिकल मैटर्स और रिलीजन के सेपरेशन पर भी जोर दिया गया। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी रेनेसांस से लिंक्ड है। 1450 में गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन से कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ और रेनेसांस के आइडियाज और एजुकेशन यूरोप में क्विकली स्प्रेड होने लगे, लेकिन इलिटरेट और पुअर के बीच इसका इम्पैक्ट काफी लिमिटेड ही रहा। 17th सेंचुरी के अराउंड रेनेसांस एरा अपने एंड पर था और इसके साथ ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन अपने राइज पर था, जो 18th सेंचुरी तक कंटिन्यूड रहा। इस दौर में कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट्स ने चर्च द्वारा दिए गए फिजिकल इवेंट्स के व्यूज को डिस्कार्ड किया और केवल उन्हीं फिनोमिना पर जोर दिया जिसे एक्सप्लेन करना पॉसिबल था और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू वेरीफाई करना पॉसिबल था। कोपरनिकस ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव किया कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और हीलियोसेंट्रिक या सन सेंट्रिक थियोरी प्रपोज की, जिसमें चर्च के जियोसेंट्रिक या अर्थ सेंट्रिक आइडिया के अगेंस्ट यह आइडिया प्रपोज किया गया कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ना कि अर्थ इस यूनिवर्स का सेंटर है। कोपरनिकस के इस साइंटिफिक डिस्कवरी के बाद चर्च ने उनके ऊपर हेरेसी के चार्जेस लगाए और उन्हें सपोर्ट करने वाले ब्रूनो को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। कोपरनिकस के बाद 1554 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। टेलीस्कोप की हेल्प से उन्होंने हेवनली बॉडीज को स्टडी किया और कोपरनिकस के ऑब्जर्वेशन को कंफर्म करते हुए एस्टेब्लिश किया कि यूनिवर्स एक ओपन सिस्टम है। उस वक्त चर्च यूनिवर्स को एक क्लोज्ड सिस्टम की तरह देखता था, जो गॉड के मोशन द्वारा मेंटेन किया जाता था और अर्थ उसका एक छोटा सा पार्ट है। चर्च के आइडिया के अगेंस्ट एक दूसरे आइडिया के कारण गैलीलियो के ऊपर हेरेसी के चार्जेस लगाए गए और उन पर एस्ट्रोनॉमी पर फर्दर काम करने से रोक लगा दी गई। वहां जर्मनी में केपलर ने मैथमेटिक्स की हेल्प से यह प्रूव किया कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। न्यूटन ने केपलर के वर्क को कंटिन्यू करते हुए यह एस्टेब्लिश किया कि सारे हेवनली बॉडीज लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी की फील्ड में भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे थे। वसेलियस द्वारा दिए गए ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और 1610 में हावे द्वारा एक्सप्लेन्ड ब्लड सर्कुलेशन ने मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट में क्रूशल रोल प्ले किया। इसके अलावा एस्ट्रोलैब और कंपास के इनोवेशंस और बेटर शिप्स के डेवलपमेंट से 15th सेंचुरी के एंड में न्यू लैंड्स की डिस्कवरी की जा रही थी। रेनेसांस के दौरान हो रहे इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने 1600s के बिगनिंग में इनलाइटनमेंट मूवमेंट की नींव रखी, जो 1700s में अपने पीक पर था। इनलाइटनमेंट ने सेल्फ रूल, बेसिक ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज पर स्ट्रेस दिया और यही आइडियाज यूरोप और वर्ल्ड के दूसरे रीजन्स में सेल्फ रूल और डेमोक्रेसी स्टैब्लिशमेंट के पीछे का ड्राइविंग फोर्स भी बने। 1776 में हुए अमेरिकन रेवोल्यूशन, 1789 में हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन और 1905 में हुआ रशियन रेवोल्यूशन भी इस इनलाइटनमेंट के आइडिया से ही इंस्पायर्ड था। सोसाइटी में हो रहे इतने बदलावों और रिफॉर्म्स के प्रभाव रिलीजन पर भी पड़े।
16th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक रिफॉर्मेशन विटनेस की गई। अर्ली 16th सेंचुरी में हुई प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन रेडिकल कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस और अथॉरिटी के अगेंस्ट एक मूवमेंट थी, जिससे प्रोटेस्टेंटिज्म राइज हुआ और इसके लीडर्स यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में प्रोटेस्टेंट चर्चेस स्टैब्लिश करने लगे। इन लीडर्स में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एक मॉन्क मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर ने लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस और दूसरे चर्चेस के ईवल का विरोध किया और इनके लीडरशिप के अंडर जर्मनी में 1520 में किंग के सपोर्ट से फर्स्ट प्रोटेस्टेंट चर्च स्टैब्लिश की गई। जर्मनी के रूलर्स ने पॉलिटिकल रीजंस और पोप से फ्रीडम और मोनास्ट्रीज की वेल्थ को कंट्रोल करने के मोटिव से मार्टिन लूथर का सपोर्ट किया। जल्द ही रिफॉर्मेशन की ये लहर पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई। इस रिफॉर्मेशन में नेशनलिज्म ने भी बहुत क्रूशल रोल प्ले किया और अब आम जनता रोम के कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को डिस्पाइस करने लगी थी।